तरीके से जो हमने ग्रिप किया है, जो एरिया हमने ग्रिप किया है, इसको कहते हैं सरफेस एरिया। क्या कहते हैं? सरफेस एरिया, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेज़ 11 की वैकेंसी आई हुई है और आपका एग्ज़ाम होने को है, तो ये हमारी आज परसेंटेज की चौथी वीडियो है और बाकी लगभग 3 वीडियो हमने डाल दी थी, तो आप लोग उनको देखिए और आपका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में और बिल्कुल एकदम पूरा यहीं से सिलेबस आएगा और आपको ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि आपका कुछ पढ़ा हुआ नहीं आया। हम पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरी देखें, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु की कीमत में 33.33% या 33 घटा दी जाती है, लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री 62.5% क्या होती है? बढ़ती है, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता है आपको 33 1/3% होता कितना है? 1/3 होता है, ठीक है। आपको एक चीज़ और बताई थी, 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है। इसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा? इसका 5 टाइम हो जाएगा 62.5%, और ये कितना हो जाएगा? 5/8, यानी इसका क्या लिया हमने? 5 टाइम लिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5/8। 62.5% जो है हमारा 62 1/2% या 62.5% जो कितना हो जाएगा? 1/8। और हमको ये भी पता है क्या होता है कि जो हमारी सेल क्या होती है, ठीक है। हमें निकालना क्या है? हमें ये निकालना है कि उसकी आय पर इनकम क्या होती है हमारी? इनकम क्या होती है? इनकम जो होती है, सेल हमारी कोई भी चीज़ कितनी हो रही और उसका प्राइस कितना है, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है इनकम हमारी कितनी है, कि सेल क्या है हमारी, इनकम निकालना है हमको। तो सेल और प्राइस का अगर हमें मल्टीपल करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? इनकम मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। तो अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइस में क्या होता है, कीमत में क्या होता है? प्राइस में क्या हो रहा है कि 1/3 क्या होता है? कम हो जा रही है वैल्यू, तो इसको लिख सकते हैं 1/3, लेकिन कम हो रही है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव साइन आएगा। यानी ओरिजिनल वैल्यू अगर 3 थी तो उसमें 1 कम हो जा रही, यानी कि इनिशियल में कितनी वैल्यू थी? इनिशियल और ये फाइनल है। इनिशियल में वैल्यू थी 3, लेकिन 1 जब कम हो गई वैल्यू तो हमारी कितनी बची? 2 बची, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उसकी जो बिक्री है, सेल है, वो क्या है? 62.5%, यानी 62 1/2% बढ़ जा रही है, यानी 5/8। यानी इनिशियल में अगर 5 यूनिट थी तो कितना यूनिट बढ़ जा रही है? 5 यूनिट बढ़ जा रही है। तो उसकी सेल की अगर हम बात करें, अगर हमारी इनिशियल में कितनी यूनिट थी? 5 यूनिट थी, तो अगर 5 यूनिट बढ़ 8 यूनिट थी ओरिजिनल में और 5 यूनिट का इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, तो कितना? 13 यूनिट हो जाएगी। अगर इन दोनों की मल्टीपल कर दे, प्राइस और सेल की, तो हमारा आ जाता है इनकम। क्या आ जाएगा? इनकम आ जाएगा, ठीक है। तो 8 3 जा 24, कितना हो जाएगा? 24, और 13 दूनी कितना होता है? 26 होता है, ठीक है। कितना होता है? 26 होता है, इतना आपको पता होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? अब देखें हमारे इनिशियल में इनकम कितनी हो रही थी? हमारी 24 यूनिट हो रही थी, और फाइनल में कितनी यूनिट हो रही? 26 यूनिट हो रही। तो कितने यूनिट इनकम हमारी बढ़ गई? 2 यूनिट बढ़ गई। कितने यूनिट बढ़ गए? 2 यूनिट। और इनिशियल में हम देखते हैं किस पे हमारा इसका रेफरेंस क्या रहेगा? 24 यूनिट। इनिशियल के अकॉर्डिंग देखें ना कितना बढ़ा है, तो 24, 2 यूनिट कितने बढ़ी? 24 यूनिट पे इंटू 100, ठीक है। तो कितने टाइम जाएगा? ये 12 टाइम जाएगा। तो 1/12 कितना हो जाएगा? 1/12 इंटू 100, और ये लगा है परसेंटेज का साइन, ठीक है। और 1/12 कितना होता है? आपको पता होगा कि 1/12 जो होता है हमारा, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, 1/12 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करना चाहें तो 100% लगाते हैं, तो होता है 8/1/3%। कितना होता है? 8/1/3, यानी फ्रैक्शन में अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1/12 तो परसेंटेज में वो कितना होता है? 8/1/3% होता है। तो कितना हो जाएगा? ये 8/1/3% हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ समझ में आ गया कि हमारे जो उसकी इनकम पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितना डिफरेंस आएगा? 8/1/3% का डिफरेंस आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चीनी की कीमत में 37.5% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति अब 500 रुपये में 15 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक या आरंभिक मूल्य क्या था, ठीक है। तो ये बताया कि चीनी की कीमत में कितनी कमी आ जा रही है? 37.5% की। अच्छा, ये बताया कि 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है, ये आपको बताया था। इसका कितना टाइम है? 3 टाइम्स है, यानी कि 37.5%, और 37.5% को हम लिख सकते हैं 3/8।
ठीक है। अगर हम बात करें इनिशियल और फाइनल की बात करें, ठीक है, तो इसके प्राइस की अगर हम बात करें, इसकी बात करें प्राइस की, तो प्राइस में क्या हुआ 37.5% की कमी हुई। यानी इनिशियल अगर ओरिजिनल जो थी हमारी प्राइस कितनी थी 8 यूनिट थी, ठीक है, तो उसमें कमी कितने यूनिट की हो गई 3 यूनिट की हो गई। यानी इनिशियल में हमारी प्राइस थी 8 यूनिट, बाद में 3 यूनिट की कमी हो गई तो क्या हो गया 5 यूनिट हो गए। कितना हो गया 5 यूनिट हो गया। अब बात करें कंजम्पशन की, कंजम्पशन, अच्छा हमने आपको बताया था कि जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, क्या जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो कंजम्पशन इनटू क्या होता है, कंजम्पशन होता है और इनटू प्राइस होता है। कंजम्पशन इनटू प्राइस, कि हमारा एक्सपेंडिचर अगर हमको निकालना है तो हमें कंजम्पशन कितना हुआ ये पता होना चाहिए और प्राइस उसका क्या है ये पता होना चाहिए, तो हम उसका अपना एक्सपेंडिचर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि व्यय बराबर जो होता है खपत इनटू कीमत होती है, ठीक है। तो हमें प्राइस यानी कीमत पता है कि हमें 8 यूनिट थी और क्या हुआ 3 यूनिट कम हो गई, कमी आ गई, तो कितने यूनिट बची 5 यूनिट बची। अब बात करें कंजम्पशन की यानी खपत की, अगर हम बात करें खपत की बात करें, अच्छा ये रेशियो हम पलट देते हैं क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि जो प्राइस होता है वो क्या होता है, हमें ये पता है कि जो प्राइस होता है वो कंजम्पशन, जो हमारी खपत और कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, उसका क्या होता है इन्वर्स होता है। क्या होता है इन्वर्स। अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये तो हमको पता है, प्राइस और कंजम्पशन में अगर हम बात करें अगर प्राइस इंक्रीज होगा इनके बीच रिलेशन देखो, अगर कीमत बढ़ेगी तो हमको क्या होगा खर्च खपत कम करनी पड़ेगी, अगर हमें अपना एक्सपेंडिचर क्या रखना है नियत रखना है, तो इनके बीच रिलेशन कैसा होगा, इनके बीच रिलेशन जो होगा कैसा होगा, क्या होगा इन्वर्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए रेशियो पलट जाती है, मगर अगर अपनी मर्जी से भी कोई रेशियो एज्यूम करोगे तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमको इनके बीच पता है रिश्ता, अगर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो इनके बीच रिलेशन कैसा होता है इन्वर्स का होता है, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो 5 रेशियो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ये पता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, अगर इन दोनों की मल्टीपल कर दे तो हमारा आ जाता है एक्सपेंडिचर यानी व्यय आ जाता है। तो 5 अट्ठे 40 यहाँ भी है, 5 अट्ठे 40 क्या यहाँ भी है। तो हमसे ये कह रहा था कि ये कह रहा था कि एक व्यक्ति 500 रुपये में, यानी 500 रुपये में ही 15 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। यानी जो 500 रुपये है जो इसका एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कैसा है कांस्टेंट है। पहले 37.5% की कमी हुई ना, तब भी 500 रुपये में ही 15 किलो चीनी अधिक खरीद ले रहा है। यानी जो इसका एक्सपेंडिचर जो है वो 500 रुपये है, वो क्या है कांस्टेंट बना हुआ है। कैसा है वो कांस्टेंट बना हुआ है, ठीक है। 40 यूनिट था 40 यूनिट ही रहेगा। यानी पहले वो 5 यूनिट कंजम्पशन कर रहा था, लेकिन जब प्राइस कम हो गई तो अब वो कंजम्पशन कितने यूनिट कर रहा है 8 यूनिट कर रहा है। यानी कितने यूनिट इंक्रीज हो गई कंजम्पशन 3 यूनिट उसकी कंजम्पशन बढ़ गई। लेकिन वो तरह 15 किलो चीनी, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी 15 kg, कितनी है 15 kg, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 kg हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 5 kg। अब पूछ रहा प्रति किलोग्राम आरंभिक कीमत, यानी आरंभ में इसको कितने यूनिट कंजम्पशन कर रहा था 5 यूनिट, तो 5, अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 जगह ना होगा 25 kg। यानी इनिशियल में कितने यूनिट कंजम्पशन कर रहा था 25 यूनिट कर रहा था, लेकिन उसके पास एक्सपेंडिचर टोटल हो कितना रहा था, मतलब 500 रुपये में वो 25 किलो चीनी ला रहा था, ठीक है। यानी कि अगर बात करें प्रति किलोग्राम अगर चीनी की बात करें, प्रति किलोग्राम अगर प्राइस की बात करें हम, तो क्या हो जाएगा 500 रुपये में उसको कितनी चीनी मिली थी 25 किलो, तो 25 टू टाइम्स जाएगा, ये 25 2 सा 50 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 रुपये प्रति किलोग्राम। तो उसकी चीनी कितनी हो जाएगी 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसकी आरंभिक कीमत थी। अगर अब हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी 24 हो जाएगी, ठीक है। तो 500/24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनल उसकी प्राइस क्या है वो हो जाएगा, ठीक है। और इनिशियल में उसकी प्राइस कितनी थी 20 रुपये प्रति किलोग्राम थी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, ठीक है। तो उस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि उस पर होने वाले व्यय कैसा रहे पूर्ववत रहे। यानी कि जो हमारे पहले उस पर खर्च हो रहा था वो एक्सपेंडिचर क्या रहना चाहिए, एक्सपेंडिचर जो हमारा है वो सेम रहे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत में उस पर कितना हो रहा था, कीमत कितनी थी पर केजी, उसकी जो प्राइस थी, अगर हम प्राइस की बात करें तो उसकी इनिशियल में प्राइस कितनी थी, इनिशियल और फाइनल की अगर बात करें तो इनिशियल जो उसकी प्राइस थी वो कितनी थी 6 रुपये प्रति किलोग्राम थी। बाद में उसकी प्राइस कितनी बढ़कर हो गई 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, 7.5 हो गई, ठीक है। यानी कि अगर हम डेसिमल हटाएं तो इधर आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल क्या आ जाएगा यहाँ बट्टे में आएगा, तो ये हो जाएगा 60/75 हो जाएगा,
ठीक है। अगर इस तरीके से हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा 60 रेशियो कितना हो गया 75। अगर हम इसको काट लें 15 चक्कू 60, 15 पचे 75, यानी जो प्राइस था हमारा, प्राइस कितना था, प्राइस था हमारा 4:5 था। प्राइस किस रेशियो में था, 4:5 में था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि उस पर होने वाला जो व्यय हमारा है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। उस पर होने वाला जो व्यय है वो कैसा रहे, कांस्टेंट है, यानी पूर्ववत रहे, यानी कैसे रहे, कांस्टेंट रहे। हमको पता है कि प्राइस और कंजम्पशन, अगर व्यय हमारा कंजम्पशन कैसा है, कांस्टेंट है, तो हमारा प्राइस अगर हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। पूर्ववत मतलब एक्सपेंडिचर हमारा अगर कांस्टेंट है, नियत है, तो हमको अगर निकालना हो प्राइस और कंजम्पशन के बीच, मतलब खपत और कीमत के बीच रिश्ता कैसा होता है, इन्वर्स का होता है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो अगर प्राइस 4:5 था तो कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। प्राइस और कंजम्पशन की अगर मल्टीपल कर दें तो क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर हमारा आ जाता है। देखो ना 20 यूनिट यहाँ भी हो रहा था और 20 यूनिट ही क्या हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यानी कि दोनों जगह एक्सपेंडिचर क्या है हमारा सेम है। जो हमारा हो रहा है वो कैसा है, पूर्ववत ही बना हुआ, जो पहले था वो भी अब है। अब कह रहा वस्तु के खपत में कितने परसेंट की कमी की गई, यानी कंजम्पशन हमारा जो था 5 यूनिट कर रहे थे, अब कितने यूनिट कर रहे हैं, 4 यूनिट कर रहे हैं, यानी कितने यूनिट की कमी हमने कर दी, 1 यूनिट की कमी कर दी। और हमारा शुरुआत में कितना था, 5 यूनिट था, ठीक है। तो 5 पर 1 यूनिट की कमी हमने कर दी, तो 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 20% लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 20%। यानी कि अगर हम अपने खपत में 20% की कमी कर देते हैं तो जो हमारा एक्सपेंडिचर था, जो हमारा था, वही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किसी आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि की गई तथा उसकी चौड़ाई में होगा, ठीक है, तथा उसकी चौड़ाई में। आयत है ना, तो आयत क्या होता है, पहली बात तो ये समझ लो आप, चौड़ाई होगा, ठीक है। आयत क्या होता है, एक होता है, हमारी लंबाई होती है, अगर इसको हम लंबाई कह दें तो ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि लंबाई तो अगर फिजिक्स की भाषा में कहें तो दोनों ही लंबाई है, ठीक है। बस इसको नाम दे दिया गया लंबाई, इसको नाम दे दिया गया चौड़ाई, दोनों क्या है, लंबाई है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये क्या है, हमारी लंबाई है, ये क्या है, हमारी चौड़ाई है। तो आयत में क्या होता है, लंबाई अगर मान लो इसको, तो लंबाई इज ग्रेटर देन चौड़ाई, यानी कि एक भुजा दूसरी भुजा से क्या होती है, लंबाई लंबी होती है, और उनके बीच क्या 90 अंश का कोण होता है, और आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो क्या हमारा आयत है, ये क्या कहलाता है, आयत। और आयत का क्षेत्रफल जो हमारा होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। परिधि क्या होती है, परिधि मतलब कि चारों ओर की टोटल लंबाई कितनी है, 2L है आमने सामने, और 2 क्या है, B है, 2 चौड़ाई है, 2 B लंबाई है, 2L + B हो जाएगा। हमसे पूछा है क्षेत्रफल की बात की है, हमसे किसकी बात की है, क्षेत्रफल की बात की है कि लंबाई में क्या हुई, 37.5% की वृद्धि हो गई, यानी कि अगर हम बात करें 12.5% की, तो वो होता है हमारा 1/8, इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, 37.5%, ठीक है, वो हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें लंबाई की, किसकी बात करें, लंबाई, इनिशियल लंबाई क्या थी, उसके बाद फाइनल लंबाई उसकी क्या है, ठीक है। इनिशियल में लंबाई थी हमारी 8 यूनिट, कितनी थी, 8 यूनिट, उसके बाद कितने यूनिट बढ़ गए, लंबाई 3 यूनिट, तो कितने यूनिट हो गए, 11 यूनिट हो गई। बात कर रहे हैं कि उसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई में क्या हुआ, 66.66% की वृद्धि हुई है। 66.66% कितना होता है हमारा, 2/3 होता है, क्योंकि 1/3 क्या होता है, 33.33%, उसका 2 टाइम्स है, ठीक है। तो चौड़ाई में हमारी अगर B मान ले हम, तो क्या होगा, 3 यूनिट थी, वृद्धि कितने यूनिट की हो गई, 2 यूनिट की, तो कितनी हुई चौड़ाई, 5 यूनिट हो गई। तो 8 थी 24, कितना हो गया, इनिशियल में उसका एरिया कितना हो, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना होता है, एरिया होता है। तो इनिशियल में एरिया कितना हो गया, 24 यूनिट, बाद में एरिया कितना हो गया, 55 यूनिट, कितना यूनिट हो गया, 55 यूनिट हो गई। टोटल कितना यूनिट बढ़ गया, एरिया 31 यूनिट बढ़ गया, कितने यूनिट बढ़ गया, 31 यूनिट। अब इस पर इनिशियल पे ही देखते हैं, तो 31 यूनिट आउट ऑफ 24, और इंटू कितना हो जाएगा, 100%, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, फिर क्या जाएगा, 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा,
5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 30 1/, कितना यहाँ बचा था 12, 6 बचा था ना 6। ठीक, इतना परसेंट जो है इसको आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, 25 ने 75 750, 25 से कम 25, 775 कितना हो जाएगा 775/6, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। और क्या है 6 6 नाम 54। ठीक है, पॉइंट 6 कम 6 और ये हो जाएगा 6 छंग 36। ठीक है, अब इतने परसेंट क्या हो जाएगा एरिया में इंक्रीज हो जाएगा। तो आप ये देख लेना। तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा 129.16% क्या होगा क्षेत्रफल हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी वृद्धि हो रही है और यहाँ भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, और हमारा इंक्रीज हो रहा है एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 24 यूनिट था, बाद में कितना हो गया 55 यूनिट हो गया, यानी कहीं ना कहीं क्षेत्रफल में क्या हुई है वृद्धि हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 11.11% क्या हो वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, सबसे पहले ये पता होना चाहिए वर्ग होता क्या। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं बराबर होती हैं, चारों साइड क्या होती हैं बराबर होती है। ठीक है, स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं हमारी क्या होती हैं वो बराबर होती, ये भी ए होगी, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए होती। इसके एरिया की अगर बात करें तो क्या उसकी लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो एरिया क्या होगा ए स्क्वायर। और ए है क्या भुजा है, तो क्या कहेंगे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अगर बात करें इसके परिधि की बात करें, किसकी बात करें पेरीमीटर की बात करें, ये 1 है 2 है 3 है और 4 है, तो क्या हो जाएगा 4a, यानी कि 4 गुणे ए क्या है भुजा है, तो हो जाएगा 4 भुजा। ठीक है, 4 भुजा क्या हो जाएगा उसकी पेरीमीटर हो जाएगा। अच्छा भुजा का 2 टाइम्स अगर हम गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा हमें एरिया मिल जाएगा ना, भुजा का स्क्वायर हमको क्या मिलेगा एरिया मिलेगा। तो ये कह रहा है अगर भुजा में क्या की गई 11% की वृद्धि की गई, और हमको पता है कि 11.11% जो होता है वो 1/9 होता है। ठीक है, यानी कि इनिशियल और फाइनल की अगर हम बात करें तो पहले साइड क्या थी 9 यूनिट थी, और 1 यूनिट की क्या कर दी गई उसमें वृद्धि कर दी गई, तो क्या हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब हमको पता है कि साइड का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 81 यूनिट 100। ठीक है, ये क्या हो जाता है एरिया हो जाता है, यानी कितने यूनिट बढ़ गया 19 यूनिट बढ़ गया है, 19/81 गुणे 100, 19/81 गुणे 100, यानी कि 1900/81% क्या हो गया एरिया जो हमारा उसका बढ़ गया, किसका स्क्वायर का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि बेलन की ऊंचाई में 15% क्या की जाती है वृद्धि की जाती है तथा इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है, तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जानते क्या कि बेलन क्या होता है। ये हमारा है बेलन, ये तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा बेलन। ठीक है, ये क्या हो गया बेलन की ऊंचाई हो गई, ये क्या हो गया बेलन का त्रिज्या। बेलन क्या होता है एक पाइप मान लो गोल गोल पाइप, तो ठीक है एक सामने क्या होगा बेलन जो ऐसे होगा एक गोल सर्किल की तरह होगा सामने से देखोगे। ठीक है, पाइप को मानो उसके क्या होगा सेंटर से अगर हम इसको मिला दें परिधि को तो क्या होगी त्रिज्या होगी, तो बस वही चीज़ ये बनी हुई है। ठीक है, और उसके पाइप कुछ ऊंचा लंबा होगा, ठीक है उसकी कुछ लंबाई होगी, तो क्या होगी इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, ये क्या होगा इसकी त्रिज्या हो गई, ये क्या हो गई इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, जो ये जैसे ये भी तो बेलन है, ये हमारा क्या है एक बेलन है, इसको सामने से देखो ना गोल गोल दिख रहा है, इसका कहीं सेंटर होगा, और सेंटर से उसके परिधि की अगर मिला दें डिस्टेंस को कहते हैं क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियस कहते हैं। ठीक है, और जो ये हमारी लंबाई है ना इसकी, ये क्या है इसकी जो लंबाई है हमारी, ये जो इसकी लंबाई है ना ये कहलाती है बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, और ये जो हम ग्रिप करते हैं इस तरीके से जो हमने ग्रिप किया है, जो एरिया हमने ग्रिप किया है इसको कहते हैं सरफेस एरिया। क्या कहते हैं सरफेस एरिया, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। ये जो होगी हमारी जो हमने ग्रिप कर रखा है ना, इसको ऐसे ग्रिप कर रखा है, ये क्या है हमारी सरफेस एरिया कहलाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सरफेस एरिया। क्या कहते हैं सरफेस एरिया, यानी कि पृष्ठ
क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें अगर टोटल एरिया की बात करते हैं तो ये जो सरफेस एरिया जो ग्रिप किया वो एरिया, और जो सामने का एरिया है ये, और ये पीछे बैक का जो एरिया है ये दोनों एरिया मिला दें और सरफेस एरिया ये मिला दें तो इसको कहते हैं टोटल एरिया। क्या कहते हैं? टोटल एरिया, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो हमारा है नहीं, ये वाला, ये एरिया और ये एरिया है, इन दोनों को सभी को मिक्स कर दें, यानी पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच, ठीक है, ये सब मिला दें तो ये हो जाता है हमारा टोटल एरिया। अब बेलन की अगर हम बात करें आयतन की, सबसे पहले ये बताना कि सरफेस एरिया होता क्या है। सरफेस एरिया क्या होता है? पाई क्या होता है? सरफेस एरिया ये मान लो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर क्या होती है? परिधि। परिधि की लंबाई कितनी है? 2 पाई आर, ये सर्किल है और ये परिधि हो गई, किसी भी वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। क्या होती है? 2 पाई आर होती है। और इसकी ऊंचाई, जो इसकी परिधि है वो, और इसकी ऊंचाई वो क्या होती है? वो हमारी होती है सरफेस एरिया होती है। सरफेस एरिया 2 पाई आर इसकी परिधि हो गई और इसकी ऊंचाई कितनी है? ये एच, तो इसलिए होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो ये होता है बेलन का क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्या है? सर्किल है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एक इधर है एक इधर है तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर इसमें मिल जाएगा कॉमन तो एच प्लस आर ऐसे लिख देते हैं। तो ये टोटल सरफेस एरिया होती है, ठीक है। अगर हम बेलन की किसकी बात करें? आयतन की बात करें, आयतन क्या होता है? वी बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अच्छा, कोई भी जैसे ये आयत, ये हमारा क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है तो हम लिखते हैं ए क्यूब लिखते हैं क्षेत्रफल। अगर हम इसको ऐसे लिख दें ए स्क्वायर इंटू ए, कोई दिक्कत? अच्छा, ए स्क्वायर क्या होगा? ये नीचे क्या है? एक प्रकार का वृत्त तो बनेगा, वो क्या एक प्रकार का क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा, यानी इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई तो होती है। तो इसलिए जो वृत्त का क्षेत्रफल हो क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? सर्किल है, सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है? एच है, ठीक है। तो बस यहीं से ना आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, ऊंचाई ले लें तो क्या हो जाएगा? इसका आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हम बात कर रहे थे यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल की, तो हमको पता चला कि पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो हमारा क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा, यदि बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, किसकी? 15% की वृद्धि की जाती है। 15% का मतलब क्या है? 15/100, यानी कि 5 × 15, 5/100। अगर 20 यूनिट था तो उसमें वृद्धि कितने की हुई? 3 यूनिट की हो रही है। किसकी बात हो रही है? ऊंचाई की, एच की बात हो रही है, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल की अगर हम बात करें ऊंचाई की, तो 20 यूनिट थी और वृद्धि हो गई 3 यूनिट की, तो हमारी ऊंचाई हो गई 23 यूनिट। उसके बाद क्या है? उसकी त्रिज्या, मतलब रेडियस आर। आर की बात क्या करें? आर जो हमारी 10% घटाया जाता है, और 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 घटाया जाता है। अगर इनिशियल में कितनी थी? 10 यूनिट थी, तो उसमें घटाया कितना गया? 1 यूनिट। यानी अगर हम रेडियस की बात करें, शुरुआत में कितनी थी? 10 यूनिट थी, उसमें से 1 यूनिट घटा दिया गया। रेडियस तो हमारे पास रेडियस कितनी बची? 9 यूनिट। कितने यूनिट बची है? 9 यूनिट बची है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको पता चल गई कि ये हमारी थी, क्या थी हमारे पास? ये थी शुरुआत में इनिशियल में रेडियस, और उसके बाद रेडियस हमारी कितनी बची? 9 यूनिट बची हमारे पास, ठीक है। अच्छा, एक बात ये भी कहा, अब उसने कहा कि बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि पृष्ठ क्षेत्रफल जो हमारा होता है बेलन का, वो होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। हमने बताया था जो बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है हमारा, वो होता है 2 पाई आर एच। अच्छा, एक बात सुनो, 2 पाई क्या है? 2 पर गए, 2 पाई कांस्टेंट है। क्या है हमारा? कांस्टेंट है, यानी इसके मान में तो कोई परिवर्तन होगा, ये तो नियत है। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? नियत है, मतलब नियतांक हिंदी में बोलते ना, नियतांक। ये जिसका अंक कैसा हो? नियत हो। अगर इसको संधि विच्छेद कर दें तो क्या हो जाए? नियतांक मतलब नियत अंक, ठीक है। तो इसकी तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, परिवर्तन हुआ यहाँ पे, किसमें हुआ? आर एच में, रेडियस में और ऊंचाई में। तो अगर हम इसका एरिया, अगर पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना चाहें तो हम क्या कर दें? अगर हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़े, एक हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया है तो ऐसे लिख लेते हैं,
क्या हो जाएगा R इंटू एच अगर हम निकाल दें तो हमें मिल जाएगा सरफेस एरिया इनिशियल और फाइनल का। अगर इन दोनों की हम ऐसे निकाल लें, सरफेस एरिया निकाल लें, तो अगर शुरुआत में कितनी थी RH कर देते हैं 200 यूनिट, कितने यूनिट दिए 200 यूनिट, बाद में कितना हो गया 9 दिन 18 9 3 27 100 207 यूनिट, कितना हो गया 207 यूनिट हो गया सरफेस एरिया। यानी कितने यूनिट सरफेस एरिया बढ़ गया 7 यूनिट सरफेस एरिया जो हमारा बढ़ गया। ठीक है, कितना बढ़ गया 7 यूनिट का, ये तो आपको पता चल गया। सरफेस एरिया हमारा बढ़ गया 7 यूनिट का, यानी कि सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज हुआ 7 यूनिट का। और इनिशियल में कितने यूनिट था हमारे पास सरफेस एरिया 200 यूनिट था। ठीक है, अब इंटू अगर हम 100 करते तो परसेंटेज में हमारा चेंज हो जाएगा। ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, और ये कितने टाइम जाएगा 3.5। ठीक है, तो सरफेस एरिया में अगर बात करें परसेंटेज में कितना चेंज हो गया, ये 3.5% परसेंटेज में इंक्रीज हो गया। अगर हम ऊंचाई को 15% बढ़ा देते हैं और रेडियस को कितना 10% बढ़ा देते हैं तो सरफेस एरिया हमारा कितना चेंज हो जाता है, सरफेस 3.5% हमारे चेंजेस हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी से एक आदमी 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, तो वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो वस्तु के प्राइस में क्या हुआ 21% की कमी हो गई। ठीक है, तो अगर हम प्राइस की बात करें, किसकी बात करें, कीमत की बात करें, ये इनिशियल होगा, ये फाइनल होगा, यानी 21% की कमी हो गई। 21% का मतलब 21/100 हो गया। यानी शुरुआत में अगर 100 यूनिट थी हमारे पास प्राइस, तो उसमें से 21 यूनिट क्या हो गई कम हो गई। अगर 21 यूनिट कम हो गई यानी कितना बचा 79 यूनिट, 79 यूनिट बचा ना। ठीक है, उसके बाद एक आदमी 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। अच्छा एक बात सुनो, 100 रुपये में ही, यानी कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है कांस्टेंट है। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के क्या होते हैं इन्वर्स होते हैं। हमने बताया था आपको प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे क्या होते हैं इन्वर्स होते हैं। कैसे होते हैं इन्वर्स होते हैं, यानी कंजम्पशन की अगर हम बात करें, कंजम्पशन क्या हो जाएगा 79 यूनिट से 100 यूनिट हो जाएगा। तो जब हमारा एक्सपेंडिचर रहेगा वो यहाँ पर भी जो भी रहेगा वो भी 7900, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा 7900, यहाँ पर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो ये कह रहा है कि 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, यानी कंजम्पशन है 79 यूनिट हो रहा था, यहाँ पर कंजम्पशन हमारा जो हो रहा है वो कितने यूनिट हो रहा है 100 यूनिट हो रहा है। ठीक है, तो कितने यूनिट इंक्रीज हुआ आपको पता ही कि 21 यूनिट इंक्रीज हुआ था, यहाँ पर डिक्रीज उतना ही हुआ था। तो कितना यूनिट इंक्रीज हुआ 21 यूनिट इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। 21 यूनिट का मतलब क्या है ना 3 किलोग्राम। अगर 1 यूनिट का मान हम निकालना चाहें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 3/21 किलोग्राम, यानी कि 1/7 किलोग्राम, 1/7 किलोग्राम। पूछ रहा है वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, तो प्रेजेंट टाइम में कितना मिल रहा है 100 यूनिट मिल रहा है। कितना मिल रहा है 100 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी 1/7 किलोग्राम। तो टोटल उसको मिल रहा है 100/7 किलोग्राम उसको क्वांटिटी मिल रही है। और पूछ रहा है प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, उसके पास प्राइस रुपए कितने हैं 100। ठीक है, रुपए उसके पास कितने हैं 100 रुपये। ठीक है, और एक उसको मिल कितना रहा है 100 किलोग्राम मिला, 100/7 किलोग्राम मिला, तो 100/7 यानी कि रुपए से अगर हम वस्तु की मात्रा से अगर डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा पर किलोग्राम चीज़ मिल जाएगी, कितने रुपए किलोग्राम है। ठीक है, तो यह जो हमारे पास ये क्या है रुपए हैं, ये क्या है 1 किलोग्राम, ये वस्तु है हमारे पास, तो पर केजी हमारी प्राइस क्या होगी वो मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 7 × 100 डिवाइडेड बाई 100, ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 रुपये प्रति केजी। ये कह रहा है कि घटा हुआ मूल्य क्या होगा, तो घटा हुआ मूल्य होगा 7 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। ठीक है, तो आज हम वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बात को लेकर निश्चिंत रहें कि कंटेंट आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि जो हमने पढ़ा था सेम वैसा ही एग्ज़ाम का पैटर्न है। फिर हम आपको बता रहे हैं कि मैंने आउट ऑफ 50 स्कोर किया हुआ था। ठीक है, SSC फेज 10 में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, बाकी धीरे धीरे हमारी सारी क्लासेस आती रहेंगी और पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। और आप लोगों से बस फिर वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है,